Hello, nursing students. Today I'm taking the fifth lecture of motivational and emotional processes chapters of psychology. तो हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा था इमोशन के बारे में। इमोशन क्या होते हैं, उसका मीनिंग क्या होता है, उसके कैरेक्टर्स क्या होते हैं, कंपोनेंट्स क्या होते हैं और उसके क्या क्या रोल्स होते हैं। ओके, तो आज जिस टॉपिक के बारे में हम लोग जानने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, उस टॉपिक का नाम है थ्योरीज ऑफ इमोशन। क्या है? थ्योरीज ऑफ इमोशन। यहाँ पे अलग अलग तरीके के साइंटिस्ट आते हैं और वो अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से जो है बताते हैं कि किस तरीके से इमोशन वर्क करता है हमारे बॉडी में और किस तरीके से इमोशन जो है हमको इन्फ्लुएंस करता है। ओके, तो अलग अलग साइकोलॉजिस्ट आएंगे और उन्होंने जो है अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा। कुछ का गलत भी था, कुछ का सही भी था, कुछ का कुछ कुछ सही होता था और कुछ उसमें जो है डिफेक्ट भी आते थे। ओके, तो उसी को जो है हम लोगों को आगे देखना है। तो हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ थ्योरी जो है जो हम लोग आज देखने वाले हैं, सबसे पहले उसको एक देख लेते हैं। तो सबसे पहला थ्योरी जो हम लोग देखेंगे वो है जेम्स लेंज थ्योरी। ओके, सेकंड थ्योरी जो हमारे पास आएगा वो है कैनन बार्ड थ्योरी। थर्ड है स्केटर सिंगर थ्योरी। फोर्थ है लजारस थ्योरी। फिफ्थ है एक्टिवेशन थ्योरी ऑफ इमोशन एंड सिक्स्थ है अर्नोल्ड थ्योरी ऑफ इमोशन। इस सिक्स थ्योरी को जो है हम लोग आज देखने वाले हैं, जिसमें जो है ये चार थ्योरी जो है ऊपर वाले ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग जो है नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और सबसे पहला थ्योरी को देखते हैं, जिस थ्योरी का नाम है जेम्स लेंज थ्योरी। आखिर ये थ्योरी है क्या, इसको जानने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए जो जेम्स लेंज थ्योरी है वो सबसे पुराना साइकोलॉजिकल थ्योरीज ऑफ इमोशन है। ओके, सबसे पुराना। इसको किसने दिया था? दो नाम है, जेम्स एंड लेंज। तो जेम्स साहब ने सबसे पहले इस थ्योरी को दिया था, उसके बाद इसको सपोर्ट किया था लेंज साहब ने। ठीक है, पहला एक्सपेरिमेंट किसका था? वो था जेम्स साहब का। उसके बाद जो है लेंज साहब जो है एक्सपेरिमेंट करके बताए नहीं ये थ्योरी काम कर रहा है। ओके, तो इसलिए जो है इस थ्योरी को जेम्स लेंज थ्योरी जो है बोला जाने लगा, क्योंकि दोनों ने सपोर्ट किया था। सेकेंड लाइन यहां पे आ रहा है कि दिस थ्योरी सजेस्ट दैट स्टिमुलाई रिजल्ट फ्रॉम द फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। ओके, तो ये थ्योरी क्या सजेस्ट करता है? ये थ्योरी सजेस्ट करता है कि जो इमोशन है हमारा, वो इमोशन क्या है? रिजल्ट है किसका? फ्रॉम द फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेस टू स्टिमुलाई। स्टिमुलाई के वजह से जो हमारे अंदर फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स हो रहे हैं, उसके वजह से जो है जो रिजल्ट होता है वही जो है क्या है? हमारा इमोशन है। ओके, समझ में आया? नहीं समझ में आया? चलो समझाते हैं फिर से। यह थ्योरी कहता है, क्या कहता है कि जो स्टिमुलाई है, स्टिमुलाई कुछ भी हो सकता है, चाहे वो पेन हो सकता है, टेंशन हो सकता है, एंजाइटी हो सकता है, दर्द हो सकता है, लव हो सकता है, कुछ भी स्टिमुलाई हो सकता है। ओके, या फिर तुम जो है तुम डरा हुआ कुत्ते को देख लो, बिल्ली को देख लो, सांड को देख लो, भालू को देख लो, तो अगर वो तुमको झपट्टा मारना शुरू करता है तो डेट से स्टिमुलाई। ओके, तो कोई भी स्टिमुलाई जब तुम पे वर्क करता है, तुमको स्टिमुलेट करता है, ओके, उसके वजह से जो तुम्हारे अंदर फिजियोलॉजिकल चेंजेस आएंगे। फिजियोलॉजिकल चेंजेस का मतलब क्या होता है? बीपी बढ़ जाना, सांस तेज हो जाना, डर के मारे भागना शुरू कर देना, मींस भागना शुरू कर देना। तो ये सारे जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस हैं, इसके वजह से जो रिजल्ट होता है डेट्स एन इमोशन। ओके, तुम डर गए है ना, डेट्स एन इमोशन, तुम्हारा चेहरा जो है डरा हुआ लगेगा। या फिर तुम खुश हो, अगर खुश हो तो तुम्हारे चेहरे पे स्माइल रहेगा। ओके, डेट्स ऑल आर द इमोशन। तो ये जो थ्योरी है यही बताना चाहता है कि फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेस की वजह से जो है जो रिजल्ट आएंगे वही जो है इमोशन होता है। ओके, यहां पे फिर कह रहा है कि परसेप्शन ऑफ बॉडीली चेंजेस, परसेप्शन ऑफ बॉडीली चेंजेस, जो बॉडीली चेंजेस हो रहा है जिस परसेप्शन के कारण, जैसे कि एग्जांपल हो गया रैपिड ब्रीदिंग, हमें तेज से सांस ले रहे हैं, इंक्रीज हार्ट रेट बढ़ गया है, लीड्स टू इमोशनल एराउजल, जो है हमें इमोशनल एराउजल का कारण बनता है। ठीक है, इमोशन आता है। जैसे यहाँ पे जो एक एग्जांपल दिया हुआ है बहुत मस्त सा, एक कुत्ता है, ठीक है, बहुत ही घबरा दबड़ा सा कुत्ता है, बहुत ही खतरनाक सा कुत्ता है। अब ये क्या है? ये एक स्टिमुलस है। इस स्टिमुलस यहां पे आया, कुत्ता आया, अब ये जो बच्चा है ये इसको देखा, क्या किया? ये इसको देखा। ठीक है, देखने के बाद क्या हुआ? कुत्ता को देखा, कुत्ता को देखते के साथ ही जो है इसका क्या होता है? बीपी हाई हो जाता है, डर लगना शुरू हो जाता है, इसको जो है क्या कहते हैं, वो सांसें तेज हो जाता है, ब्रीदिंग तेज हो जाता है, वो भागने के लिए तैयार हो जाता है, दौड़ना शुरू कर देता है। ठीक है, तो ये होता है सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस। सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस का मतलब होता है कि हर एक पर्सन को अपना अपना एक्सपीरियंस होगा।
जरूरी नहीं है कि कुत्ते को देख के अगर एक इंसान को सांसें तेज चल रही है या फिर वो भागना शुरू कर देता है तो दूसरा इंसान भी भागे, जरूरी नहीं है ना। तो डेट्स ये सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस, वो हर एक इंसान पर डिपेंड करेगा। अब जब सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस हो रहा है तो इसके कारण से जो है बॉडी रिस्पॉन्स करेगा, एराउजल होगा किसका, इमोशन का। ओके, तो ये यहां पे बच्चा जो है डरा हुआ रहेगा। ओके, तो यही था ये थ्योरी। यहां पे क्या कह रहा है कि सबसे पहले स्टिमुलस रहेगा, स्टिमुलस के वजह से जो है सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस होगा, मींस फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेस होंगे, और इसके वजह से जो रिजल्ट आएगा डेट्स से इमोशन। ये इमोशन फियर हो सकता है, जॉय हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ओके, तो डेट इज द जेम्स लेंज थ्योरी। नेक्स्ट में हम लोग चलते हैं, तो यहां पे बोल रहा है ये बच्चा जो एग्जाम्पल में कह रहा था कि आई फील अफ्रेड, मैं डरा हुआ महसूस कर रहा हूं क्योंकि माई हार्ट इज पाउंडिंग, मेरा जो दिल है वो धड़क रहा है, इसलिए जो है मैं डरा हुआ फील कर रहा हूं। ओके, ये जेम्स लेंज थ्योरी में बोल रहा है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, तो इस थ्योरी के कुछ क्रिटिसिज्म हुए। ठीक है, क्रिटिसिज्म क्या हुआ कि फिजियोलॉजिकल चेंजेस अलोन डोंट ऑलवेज प्रोड्यूस इमोशन एंड सम इमोशंस शेयर सिमिलर फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेस। इसका मतलब क्या हुआ, यहां पे सीधा सा कहना है, कुछ क्रिटिसिज्म किया अलग अलग साइकोलॉजिस्ट ने कि जो फिजियोलॉजिकल चेंज को हम सीधा सीधी नहीं बोल सकते कि ये इमोशन प्रोड्यूस करता है। ओके, हम सीधा नहीं बोल सकते कि फिजियोलॉजिकल चेंजेस के वजह से ये पार्टिकुलर इमोशन होंगे, क्योंकि सम इमोशन शेयर सिमिलर फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेस, क्योंकि कुछ ऐसे इमोशंस हैं जिसका फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स जो है वो सेम है। लाइक यहाँ पे एग्जांपल दिया, एक्साइटमेंट एंड एंजाइटी। एक इंसान एक्साइट हो रहा है और एक इंसान एंजाइटी में है, दोनों में हार्ट रेट तेज हो जाता है, दोनों में पल्स रेट तेज हो जाता है, दोनों में ब्रीदिंग तेज हो जाता है। तो जब दोनों का फिजियोलॉजिकल चेंजेस जो है सेम है, तो जो उसके रिजल्ट आ रहे हैं, इमोशन आ रहे हैं, तो इसमें डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, है ना। लाइक एंगर एंड फियर, या तो गुस्सा आ रहा है या फिर डर लग रहा है। गुस्सा आता है तो भी चेहरा लाल हो जाता है, और डर के मारे भी चेहरा लाल हो जाता है, पीला हो जाता है, भागना शुरू कर देता है। ठीक है, तो दोनों के फिजियोलॉजिकल जो कंडीशन है वो सेम सेम से है। तो यही क्रिटिसिज्म जो है यहां पे अलग अलग साइकोलॉजिस्ट ने उठा दिया यहां पे। ओके, ये था पहला थ्योरी। एकदम ध्यान से पढ़ना है, बहुत अच्छे से नोट्स यहां पे दिया हुआ है, इसको लिखना भी है। ओके, लिखो और समझो। सेकेंड थ्योरी में हम लोग चलते हैं, और सेकेंड थ्योरी था कैनन बार्ड थ्योरी। ओके, तो ये थ्योरी क्या कहता है, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं इस थ्योरी को दिया था कैनन साहब ने 1927 में। कब दिया था, 1927 में। और उसके बाद में जो है बार्ड साहब ने कंफर्म किया था इस थ्योरी को। उसने बोला गुड, दिस इज वेरी गुड, ये थ्योरी को जो है हम भी कंफर्म करते हैं। ओके, उसके बाद जो है यहां पे कहता है कि ये थ्योरी कहता क्या है, ये थ्योरी सजेस्ट क्या करता है। तो ये थ्योरी सजेस्ट करता है कि दैट इज द गिवन स्टिमुलस इवोक बोथ ए फिजियोलॉजिकल एंड देन इमोशनल रिस्पॉन्सेस। वहां पे अलग था जेम्स लेंज में, वहां कह रहा था कि पहले फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, फिर उसके रिजल्ट में आता है हमारा इमोशन। लेकिन यहां पे कह रहा है कि जो स्टिमुलस है, जो हमें स्टिमुलेट करता है, वो साथ में इवोक करता है बोथ ए फिजियोलॉजिकल एंड इमोशनल रिस्पॉन्सेस। फिजियोलॉजिकल और इमोशनल रिस्पॉन्सेस को साथ में इवोक करता है। ओके, सिमुल्टेनियसली एंड दैट नेदर वन कॉज द अदर। और इसमें जो है एक भी एक दूसरे का रीजन नहीं बन सकता कि इसके वजह से ये हुआ या फिर इसके वजह से ये हुआ। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कौन कह रहा है, कैनन बार्ड थ्योरी। कैनन साहब कर रहे हैं और बार्ड साहब कह रहे हैं। तो यहां पे जो एग्जाम्पल इस तरीके से आया कि जो यहां पे खतरनाक कुत्ता था, जो स्टिमुलस था, जिसको देख के बच्चा डर रहा था, तो एक ही साथ में बच्चा डरा भी, ओके, सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस भी हुआ, और यहां पे इसके इमोशंस भी आए डरे हुए। ओके, अब ये किस तरीके से हुआ ये हम लोग आगे देखते हैं। ओके, तो यही था इस थ्योरी का सबसे मेन फंडा कि एक ही साथ में जो है सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस होगा, मींस फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स होगा, और जो है इमोशनल रिस्पॉन्स भी जो एक साथ होगा। ओके, तो यहां पे हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि ये बच्चा यहां पे क्या कह रहा है। वहां पे क्या बोल रहा था, मेरा हार्ट जो है वो बीट कर रहा है, इस कारण से मैं डर रहा हूं। ओके, यहां पे कह रहा है कि द डॉग मेक मी फील अफ्रेड एंड माई हार्ट पाउंड। कुत्ता जो है मुझे डरा भी दिया और जो है मेरा हार्ट पाउंड भी कर रहा है। ओके, नेक्स्ट में हम लोग देखते हैं कि यहां पे कुछ इस तरीके से दिया हुआ है कि परसेप्शन ऑफ एन इमोशन प्रोड्यूसिंग स्टिमुलाई
सबसे पहले क्या होता है, इंसान परसेप्शन करता है। किस चीज का परसेप्शन करता है? जो स्टिमुलाई है, जो इमोशन जो चेंज करने वाला है, उस चीज के बारे में परसेप्शन करता है कि हाँ भाई वो सांप है, वो बहुत जहरीला होगा, या फिर जो भालू है उसको देख के डर जाएंगे, कुत्ता इतना खतरनाक कुत्ता, ठीक है, वो परसेप्शन कर लिया बहुत सारा चीज कि काट ही लेगा मेरे को, है ना। इसके वजह से क्या होगा कि स्टिमुलस प्रोड्यूस्ड बाय द थैलेमस, ये स्टिमुलस जो है किसके द्वारा प्रोड्यूस होता है? थैलेमस के द्वारा प्रोड्यूस होता है। थैलेमस कहां होते हैं? हमारे ब्रेन में होते हैं। तो थैलेमस क्या करता है? मैसेज सेंड करता है, किसको? कोर्टेक्स को और अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी को, ठीक है। थैलेमस जो है वो कोर्टेक्स भी हमारे दिमाग में ही होते हैं, कोर्टेक्स में और अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी में जो है क्या करेगा, ये मैसेज को जो है सेंड करेगा, सिग्नल को सेंड करेगा। और जो मैसेज कोर्टेक्स में जाएगा उसके वजह से क्या होगा, हमें इमोशन एक्सपीरियंस होंगे। और जो मैसेज जो है थैलेमस में जाएगा और उसके वजह से जो है वो क्या होता है, एक्टिवेट होता है विजुअल एंड स्केलेटल रिस्पॉन्सेस, मींस हमारे फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेस जो होंगे वो थैलेमस की वजह से होंगे, और जो है कोर्टेक्स में जो मैसेज गया है उसके वजह से जो है हमें इमोशन एक्सपीरियंस होंगे। और ये क्या होता है, थैलेमस से ही भेजा जाता है। ओके, थैलेमस से ही भेजा जाता है एक ही साथ में, इसीलिए इस दोनों के बीच में जो है कोई कनेक्शन है, इसके वजह से ये नहीं हो रहा, इसके वजह से ये नहीं हो रहा। ओके, ये प्रूव किए थे इस थ्योरी ने। ओके, तो ये थ्योरी यही कहता है। नेक्स्ट यहां पे क्या कह रहा है, तो इसके कुछ लिमिटेशन थे, इस थ्योरी के कुछ लिमिटेशन थे। क्या लिमिटेशन थे? कि ओवरलुक द रोल ऑफ अदर ब्रेन एरियाज लाइक ए प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स एंड डजंट एक्सप्लेन लॉन्ग लास्टिंग इमोशन। ठीक है, यहां पे कह रहा है कुछ लिमिटेशन इस तरीके से किया कि ठीक है आपने थैलेमस को देखा, आपने कोर्टेक्स को देखा, अलग अलग पार्ट को देखा, लेकिन और भी जो पार्ट है जैसे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है उसको आपने नजरअंदाज कर दिया, ओवरलुक्स कर दिया। ठीक है, आपने पूरा ब्रेन को देखा ही नहीं। एंड डजंट एक्सप्लेन लॉन्ग लास्टिंग इमोशन, और लॉन्ग लास्टिंग इमोशन को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। मींस गुस्सा है, लगातार 2 दिन से गुस्सा है, तो 2 दिन से क्यों गुस्सा है? स्टिमुलस को देखा, उसके बाद जो है वो सिग्नल भेजा, गुस्सा हुआ, ओके आई विल अंडरस्टैंड, बट व्हाई 2 दिन से क्यों गुस्सा है? तो लॉन्ग लास्टिंग इमोशन को उन्होंने एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ओके, तो ये जो थ्योरी था, ये थ्योरी था केनन बार्ड थ्योरी। अब हम लोग जो है नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और नेक्स्ट थ्योरी को देखते हैं, जिस थ्योरी का नाम है स्कैटर-सिंगर्स थ्योरी, जिसको 2 फैक्टर्स थ्योरी भी बोला जाता है। ओके, ये भी जो है बहुत पॉपुलर नाम है इस थ्योरी का, 2 फैक्टर्स थ्योरी। ओके, ये थ्योरी क्या कहता है? ये थ्योरी बहुत सिंपल सा बात कहता है। ये थ्योरी कहता है कि जो इमोशन है वो एक रिजल्ट है। किसका रिजल्ट है? फिजियोलॉजिकल अराउजल एंड कॉग्निटिव अप्रेजल ऑफ द सिचुएशन। किसी भी सिचुएशन का फिजियोलॉजिकल अराउजल एंड कॉग्निटिव अप्रेजल का रिजल्ट है। फिजियोलॉजिकल अराउजल क्या होता है? जो हमारे बॉडी में जिस तरीके के अराउजल्स हो रहे हैं, हमारा हार्ट बीट तेज हो रहा है, हमारा जो है पल्स तेज हो रहा है, हम दौड़ना चालू कर रहे हैं, जो भी हमारा फिजियोलॉजिकल अराउजल है, ये करने का मन कर रहा है, वो फिजियोलॉजिकल अराउजल है। और कॉग्निटिव अप्रेजल का मतलब होता है हमें किसी भी चीज को जो है अच्छे तरीके से देखना, ठीक है, ऑब्जर्व करना, उसका मूल्यांकन करना। ठीक है, अप्रेजल का मतलब ही होता है मूल्यांकन करना। पहले हम लोग उसको नाप तोल के देखेंगे, दिस इज डेंजरस और नॉट डेंजरस, डरना है या फिर नहीं डरना है, कुत्ता है तो भागेंगे, बिल्ली है तो मार के भगा देंगे। ठीक है, तो कॉग्निटिव अप्रेजल भी करेगा, वो पहले सोचेगा, थिंकिंग करेगा उसके बारे में। ठीक है, तो इसके रिजल्ट के बाद ही जो इमोशंस आते हैं। ये कौन कह रहा है? मैं नहीं कह रहा हूं, ये बोल रहा है स्कैटर-सिंगर थ्योरी, 2 फैक्टर्स थ्योरी। ओके, तो यहां पे नेक्स्ट लाइन कह रहा है कि रिक्वायर अटेंशन टू ए स्टिमुलस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ अराउजल टू एक्सपीरियंस अ स्पेसिफिक इमोशन। यहां पे कह रहा है कि इस थ्योरी में कहा जाता है कि जो इंसान है वो सबसे पहले अटेंशन करता है, किस पे? स्टिमुलस पे। डायरेक्ट नहीं डरूंगा, पहले देखूंगा ये डरने वाला चीज है या फिर नहीं है, तब फिर डरूंगा ना। तो ये अटेंशन करता है स्टिमुलस पे, आखिर स्टिमुलस है क्या? फिर इंटरप्रिटेशन ऑफ अराउजल, उसके बाद इंटरप्रिटेट करके जो है अराउजल होता है, फिर एक्सपीरियंस स्पेसिफिक इमोशन, और जो है जो इमोशन है उसको हम लोग एक्सपीरियंस करते हैं। अगर डरावना है तो डरेंगे, अगर खूबसूरत है तो प्यार आएगा, है ना, एक सुंदर लड़की या फिर चुड़ैल। ओके, तो यहां पे कुछ इस तरीके से एग्जांपल दिया हुआ है कि एक कुत्ता है, ये वही वाला कुत्ता है जो दोनों में हम लोग देखे थे।
ये कुत्ता जो है बहुत कस करके भौंकना शुरू कर दिया। अब इसको देख के क्या होता है, बॉडी रिस्पॉन्स होना शुरू हो जाता है। ओके, बॉडी रिस्पॉन्स होना शुरू होता है, तो फिर अभी हम यहां पे बॉडी रिस्पॉन्स दे रहा है, बट जो है हम पहले सोचेंगे, इंटरप्रिटेट करेंगे, ठीक है, हम जाके देखेंगे कि ये है कौन भाई, ये कहीं वो कुत्ता तो नहीं है जो मेरा पड़ोसी का था, सिर्फ भौंकने का आवाज आके मैं डर रहा हूं, ठीक है। तो अगर ये देख लेगा कि नहीं भाई ये तो दूसरा कुत्ता है, ये तो काटने के लिए दौड़ रहा है, जब इसको लगेगा कि दैट्स अ डेंजर, ठीक है, हम डेंजर जोन पे पहुंच गए हैं, तब जो है वो सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस करेगा और डरना चालू कर देगा। इमोशन जो है, डर वाला इमोशन जो है यहां पे आना शुरू हो जाएगा, सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस शुरू होगा। उससे पहले सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस नहीं होगा। समझ रहे हो? मतलब यहां पे क्या कह रहा है कि जब भी कोई स्टिमुलस तुमको स्टिमुलेट करेगा तो तुम क्या करोगे, एक बार के लिए तुमको डर लगेगा भी, ओके, लेकिन क्या है कि तुम पहले इसको देखोगे कि हां जो डरने लायक वाला चीज है या फिर नहीं है। अगर डरने वाला चीज रहेगा तो यहां पे इंटरप्रिटेट करेंगे और फिर डरना चालू करेंगे, और नहीं रहेगा तो हमें नहीं डरना है। समझ रहे हो? तो यहां पे क्या कह रहा है ये लड़का, माई पाउंडिंग हार्ट मीन्स आई एम अफ्रेड, मेरा जो दिल धड़क रहा है इसका मतलब है कि मैं डरा हुआ हूं, लेकिन आई इंटरप्रिटेट द सिचुएशन एज डेंजरस, लेकिन मैंने इंटरप्रिटेट कर लिया कि जो सिचुएशन है वो डेंजरस है। ओके, उसके बाद फिर से डरना स्टार्ट हो जाएगा, डर वाला इमोशन आना शुरू हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और नेक्स्ट थ्योरी को देखते हैं, जिस थ्योरी का नाम है लेजरस थ्योरी। ओके, तो ये थ्योरी क्या कहता है, ये थ्योरी कहता है कि दिस थ्योरी प्रपोजेस दैट व्हेन एन इवेंट अकर ए कॉग्निटिव अप्रेजल इज मेड। ओके, जब भी जो है कोई इवेंट अकर होता है उस समय क्या होता है, एक कॉग्निटिव अप्रेजल जो है बनता है। कॉग्निटिव अप्रेजल का मतलब होता है कॉग्निटिव मूल्यांकन, अपने दिमाग में जो है अच्छे तरीके से नाप तोल कर लेते हैं कि ऐसा सिचुएशन आएगा तो यहां पे डरना है, ऐसा सिचुएशन आएगा तो यहां पे नहीं डरना है। ओके, कॉन्शियसली और सबकॉन्शियसली का मतलब क्या होता है, कॉन्शियसली का मतलब होता है चेतन मन, ठीक है, अपना अभी जो काम कर रहे हैं वो चेतन मन में कर रहे हैं। सबकॉन्शियसली का मतलब होता है वो हमारा अवचेतन मन, जो हमें बोलने की जरूरत नहीं है, अपने आप होता है। ओके, अगर मान लो कि तुम्हारे सामने एक कुत्ता आता है, ठीक है, तो तुम लोग जो है कॉन्शियसली सोचोगे ये कुत्ता डेंजरस है, पागल है, या फिर क्यूट सा कुत्ता है ना। अब सबकॉन्शियसली में तुमको पहले से पता है कि शेर डेंजरस होता है, वहां पे सोचना नहीं है, सीधा भागना है, तो वहां पे इमोशन तुम्हारा जो है सीधे अटैक करेगा कि भाई डरो और निकलो यहां से। ओके, एंड बेस्ड ऑन द रिजल्ट ऑफ विच द इमोशन एंड फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेस, और उसी रिजल्ट के आधार पे जो है हमारा इमोशन और हमारा फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेस जो है होता है, चाहे वो भविष्य में हो या फिर उस समय हो। ओके, तो कोई भी इवेंट के कारण जो है कॉग्निटिव अप्रेजल बनता है, और उसी कॉग्निटिव अप्रेजल के आधार पे जो है हमारा इमोशन और हमारा फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेस जो है वर्क करता है। ओके, नेक्स्ट लाइन यहां पे कह रहा है कि दिस थ्योरी एम्फसाइजेस द रोल ऑफ कॉग्निटिव अप्रेजल, ये थ्योरी एम्फसाइज करता है, बढ़ावा देता है, किसका, रोल ऑफ कॉग्निटिव अप्रेजल का। रोल ऑफ कॉग्निटिव अप्रेजल क्या होता है, हाउ वी इवेल्युएट एंड इंटरप्रेट ए सिचुएशन, किसी एक पार्टिकुलर सिचुएशन को हम किस तरीके से इवेल्युएट करेंगे और किस तरीके से उसको जो है इंटरप्रेट करेंगे। ओके, इन द एक्सपीरियंस ऑफ इमोशन, जो हमारा एक्सपीरियंस पहला इमोशन में हो चुका है, पहले इवेंट में जो इमोशन हमको आ चुके हैं उसी के आधार पे जो है हम इवेल्युएट करेंगे और फिर जो है उसको इंटरप्रेट करेंगे। अब यहां पर जो एक ग्राफ दिया हुआ है, ओके, इस ग्राफ को जो है कि एग्जांपल से समझते हैं, रियल लाइफ एग्जांपल से। तो यहां पे सबसे पहला क्या है, स्टिमुलस। ओके, स्टिमुलस को कुछ इस तरीके से लेते हैं कि तुम एक जंगल से गुजर रहे हो, ठीक है, और वहां पर जो है कुछ झाड़ी है और झाड़ी खरखरा रहा है, ठीक है, आवाज कर रहा है, अचानक से आवाज हुआ, स्टिमुलेट किया तुमको, तुम मुड़ के देखे ये झाड़ी क्यों खरखरा रहा है। ओके, तो यहां पे फिर क्या करते हो, सेकेंड नंबर में तुम परसेप्शन करते हो और इंटरप्रिटेशन करते हो, ठीक है। परसेप्शन क्या करोगे, हो सकता है यहां पर जो है भालू होगा या फिर हवा चल रहा होगा। ओके, हो सकता है यहां पे भालू होगा या फिर हवा से भी झाड़ी खरखरा रहा होगा। फिर यहां पे कुछ कॉन्टेक्स्ट आते हैं, कॉन्टेक्स्ट आते हैं जब तुमको पता चलेगा, ठीक है, कॉन्टेक्स्ट में कुछ तुमको पता रहेगा कि ये एरिया भालुओं का है, यहां पे भालू ज्यादा होता है। ओके, जब तुमको पता चल गया कि यहां पे भालू ज्यादा होता है तो तुम क्या करोगे, और ज्यादा डरोगे, ठीक है। तो जब जो है कॉन्टेक्स्ट और परसेप्शन
दोनों तुमको बिलीव दिला देगा कि यहां पे डेंजर है, दिस इज डेंजरस प्लेस, देन पार्टिकुलर इमोशन एक्सपीरियंस, तो उस तरीके का जो है एक्सपीरियंस तुमको होना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, समझा यहां पे? तो हम लोग एक बार फिर से देखते हैं। स्टिमुलस था, स्टिमुलस तुमको स्टिमुलेट किया, झाड़ी खरखराया। ओके, अब तुम यहां पे परसेप्शन किए कि यहां पे भालू भी हो सकता है और यहां पर जो है हवा भी चल रहा होता है, ठीक है। लेकिन जो है जब कॉन्टेक्स्ट तुम्हारे दिमाग में पहले से था कि ये एरिया जो है भालू का है, ठीक है, तो तुमको जो है कॉन्टेक्स्ट भी बिलीव दिलाया कि डेंजरस है, तुमको परसेप्शन भी बिलीव दिलाया कि डेंजरस है, तो तुम यहां पे क्या महसूस करोगे? फियर महसूस करोगे पूरा कस के, है ना। अब मान लो कॉन्टेक्स्ट में तुमको लगा कि नहीं नहीं इधर तो भालू वालू रहता नहीं है, हवा से ही हो रहा होगा, ठीक है, तो कॉन्टेक्स्ट तुमको जो है ये यकीन दिला दिया कि नहीं नहीं हवा ही है, तो तुमको फियर महसूस नहीं होगा। उसी तरीके से यहां पे परसेप्शन था और मान लो कि तुम यहां पे कुछ थोड़ा बहुत जो है कुछ देख लिए, स्टिमुलस के तौर पे जो है कुछ देखे यहां पे, ठीक है, तो जब स्टिमुलस के तौर पे कुछ और तुमको दिख गया तो फिर यहां पे परसेप्शन करना स्टार्ट कर दोगे, ठीक है, इंटरप्रिटेट करोगे कोई छोटा वाला जानवर था या फिर बड़ा वाला जानवर था, थोड़ा डरना है या फिर बहुत कस के डरना है। मान लो यहां पर जो है तुम छोटा चूहा देख लेते हो, अरे चूहा से कौन डरेगा, है ना, यहां पे परसेप्शन करोगे। या फिर तुमको लगेगा अरे चूहा नहीं, वहां पे सांप भी तो हो सकता है, फिर यहां पे परसेप्शन करना चालू करोगे, ठीक है। तो नेक्स्ट यहां पे फीडबैक क्या है कि जो है यहां पे एक्सपीरियंस तुमने इमोशन को किया, इमोशन को एक्सपीरियंस करने के बाद जो है तुम जो है फिर से यहां पे फीडबैक दे दोगे, किसको? परसेप्शन को, कि नेक्स्ट टाइम अगर कुछ ऐसा होता है तो हमको डरना है। अगर मान लो यहां पे सच में भालू हुआ, तुम डरे हुए हो, भालू हुआ, तो तुमको यहां पे फीडबैक दे दोगे कि अगर नेक्स्ट बार ऐसा होता है सिचुएशन तो वहां से निकलना है, मेरे को भागना है वहां से, वहां बैठ के हम लोग परसेप्शन नहीं करेंगे, है ना। अगर मान लो वहां पे हवा रहता है तो नेक्स्ट बार अगर खरखराता भी है, अरे यहाँ पे हवा चलते रहता है, ऐसे झाड़ी खरखराते रहता है, ठीक है। तो इस आधार पे जो है हमारा इमोशन वर्क करता है। ये लजारस थ्योरी था। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग और नेक्स्ट थ्योरी को देखते हैं जो है एक्टिवेशन थ्योरी ऑफ इमोशन। ओके, ये थ्योरी क्या कहता है? इस थ्योरी को जो है लिंडसले साहब ने दिए थे, तो लिंडसले साहब ने सजेस्ट किए, क्या सजेस्ट किए कि इमोशन इज ए हाईली एराउजल स्टेट कंट्रोल्ड बाय द रेटिकुलर फॉर्मेशन। लिंडसले साहब ने बोला कि जो इमोशन है वो हाईली एराउजल स्टेट है जो कंट्रोल्ड होता है रेटिकुलर फॉर्मेशन से, आरएफ से। रेटिकुलर फॉर्मेशन देखो यहां पे बना हुआ है, ये है रेटिकुलर फॉर्मेशन, देखो यहां पे रेड वाला जो कलर है दैट्स ए रेटिकुलर फॉर्मेशन। रेटिकुलर फॉर्मेशन जो होता है वो एक कॉम्प्लेक्स जो है ना चीज होता है, न्यूरॉन्स का या फिर नर्वस सिस्टम का जो है कॉम्प्लेक्स चीज होता है, जिसके वजह से क्या होता है ना वो इमोशंस जो है यहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं। ओके, तो वो जो है एनाटॉमी का बात है, तो हम लोग थोड़ा सा सिर्फ जो है यहाँ पे एक झलक देख लेते हैं। तो लिंडसले साहब ने यही सजेस्ट किए कि इमोशन जो है वो हाई एराउजल स्टेट है जिसको कंट्रोल करता है रेटिकुलर फॉर्मेशन विच इन्फ्लुएंस बिहेवियर, जो हमारे बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है, मसल एक्टिविटी को इन्फ्लुएंस करता है और सेंसरी इनपुट्स को स्टिमुलेट करता है, इन्फ्लुएंस करता है। ओके, तो रेटिकुलर फॉर्मेशन ही जो है हमारे बिहेवियर को, हमारे मसल एक्टिविटी को और सेंसरी इनपुट को क्या करता है? वो इन्फ्लुएंस करता है। ये कौन कह रहा है? ये लिंडसले साहब ने कह रहे हैं, लिंडसले साहब ने कह रहे हैं। ओके, इसका लिमिटेशन क्या था? लिमिटेशन ये था कि डज नॉट डिफरेंशिएट वेल बिटवीन स्ट्रॉन्ग एंड सॉफ्ट इमोशन। ये थ्योरी जो है ये कभी बता ही नहीं पाया कि स्ट्रॉन्ग इमोशन और सॉफ्ट इमोशन को हम किस तरीके से डिफरेंशिएट करेंगे। ओके, और बिटवीन इमोशन एंड मोटिवेशन, और हम लोग कैसे पता लगाएंगे कि जो फीलिंग्स हम लोग फील कर रहे हैं, जो इमोशन हमारे पास आ रहा है वो इमोशन ही है या फिर मोटिवेशन है। हम लोग किसी को मोटिवेट कर दिए और वो अब जो है आग बबूला मारने के लिए तैयार है, ठीक है, या फिर पढ़ने के लिए तैयार है, तो मोटिवेशन है या फिर इमोशन है, इसके बीच में जो है हम लोग डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं। ओके, ये जो था इस थ्योरी का लिमिटेशन था, ठीक है। बाकी ये जो बताया कि रेटिकुलर फॉर्मेशन के वजह से होता है, ये सही चीज था। ओके, तो इसके भी कुछ लिमिटेशन थे। तो ये था एक्टिवेशन थ्योरी ऑफ इमोशन, बहुत सिंपल सा था कि रेटिकुलर फॉर्मेशन के वजह से ही जो है हमें हाई एराउजल होते हैं, हाई एराउजल स्टेट होते हैं जो हमारे बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं, मसल एक्टिविटी को इन्फ्लुएंस करते हैं और सेंसरी इनपुट को जो है इन्फ्लुएंस करते हैं। ओके, इसके बाद जो है कुछ डिफरेंट एराउजल स्टेट्स हम लोग देख लेते हैं, जैसे लो एराउजल स्टेट। लो एराउजल स्टेट में क्या होता है? हम लोग को बोरडम फील होता है,
पूरा बोरियत सा फीलिंग होगा, रिलैक्सेशन मतलब रिलैक्स रिलैक्स सा लगेगा, सैडनेस रहेगा, उदासी छाया हुआ रहेगा, आर एसोसिएटेड विद लो फिजियोलॉजिकल अराउजल। जब हम में लो फिजियोलॉजिकल अराउजल होते हैं तो ऐसे ऐसे फील होंगे, बोरियत वाला फील होंगे, रिलैक्स फील होंगे, सैडनेस फील होंगे। जब मॉडरेट अराउजल स्टेट में जब हम लोग आते हैं तो वहां पे फिर खुश खुश रहेंगे, हैप्पीनेस, है ना, कंटेनमेंट, सरप्राइज, वाओ, ठीक है। ये सारे चीज जो होते हैं वो मॉडरेट अराउजल स्टेट में आते हैं। कैन इमर्ज फ्रॉम मॉडरेट लेवल ऑफ एक्टिवेशन। जो मॉडरेट लेवल ऑफ एक्टिवेशन की वजह से क्या होता है, ये हमें अराउजल्स आते हैं, ये हमें इमोशंस देते हैं। ओके, नेक्स्ट होता है हाई अराउजल स्टेट। जब हाई अराउजल स्टेट होता है तो यहां पे इमोशन होता है कौन कौन, एंगर, गुस्सा, फियर, डर लगना, एक्साइटमेंट, बहुत कष्ट के कोई तुमको लाके 4 व्हीलर दे दिया, एक्साइटमेंट हो गया, वाओ व्हाट इज दिस, एंजाइटी, एंजाइटी में, टेंशन में बहुत ज्यादा, कम फ्रॉम द हाई लेवल ऑफ एक्टिवेशन। ये जो है हाई लेवल ऑफ एक्टिवेशन की वजह से आता है। ओके, बहुत अच्छा से नोट्स बना हुआ है, इसको बनाने में बहुत मेहनत लगा है। ओके, हर एक को टाइप करना पड़ता है, हर एक को लिखना पड़ता है ताकि तुमको अच्छा से दिख सके, अच्छा से नोट कर सको। ओके, नेक्स्ट थ्योरी को हम लोग देखते हैं और नेक्स्ट और लास्ट थ्योरी आता है अर्नोल्ड्स थ्योरी ऑफ इमोशन। अर्नोल्ड्स थ्योरी ऑफ इमोशन, ये थ्योरी क्या कहता है, ये थ्योरी कहता है अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी इमोशन आर ट्रिगर्ड बाय हाउ इंडिविजुअल इवेल्युएट और अप्राइज देयर सराउंडिंग सिचुएशन और स्टिमुलाई। ठीक है, ये भी पहले के जैसा ही है, लेकिन इसका सिंपल सा कहना है कि अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी इमोशन ट्रिगर्ड ही होता है कि कैसे एक इंडिविजुअल जो है किसी भी सिचुएशन को, किसी भी स्टिमुलाई को, किसी भी सराउंडिंग को जो है इवेल्युएट कर रहा है और अप्रेज कर रहा है। इवेल्युएट का मतलब होता है उसको नाप तोल रहा है और अप्रेज का मतलब होता है मूल्यांकन कर रहा है। दोनों का एक ही मीनिंग होता है। ठीक है, हम लोग उसका मूल्यांकन करेंगे, दिस इज डेंजरस और ए नॉट डेंजरस। उसके बाद ही हम लोग का जो है इमोशन आएगा, ये लवेबल है या फिर लवेबल नहीं है, फिर हमें लब आएगा, लब वाला इमोशन आएगा। ओके, तो अर्नोल्ड्स थ्योरी सिंपल सा कहता है कि हमें जो है सबसे पहले कोई भी इंडिविजुअल जो है वो इवेल्युएट करेगा, अप्रेज करेगा अपने सराउंडिंग को, सिचुएशन को, स्टिमुलाई को, तभी उस तरीके के इमोशन उसके पास आएंगे। नेक्स्ट यहां पे कह रहा है कि परसेप्शन ऑफ द सिचुएशन डिटरमाइन द इमोशनल रिस्पॉन्सेज। किसी भी सिचुएशन का परसेप्शन करने से वो डिटरमाइन करता है इमोशनल रिस्पॉन्स को, किस तरीके से इमोशनल रिस्पॉन्स होगा। ओके, कंसिडरिंग मेमोरी, पास्ट एक्सपीरियंसेस एंड सोशल कॉन्टेक्स्ट। और इसमें जो है कंसिडरिंग मेमोरी, जो पहले हो चुका है, जो मेमोरी तुम्हारे पास है वो भी उस पर आधारित होता है, पास्ट एक्सपीरियंस भी आधारित होता है और सोशल कॉन्टेक्स्ट से भी जो है आधारित होता है। मतलब हम लोग अपने सोसाइटी में क्या क्या सुन के आए हैं। अब अभी तक हमने शेर नहीं देखा रियल में, बट सोसाइटी से सुन के आए हैं कि शेर आता है तो मार के खा जाता है। तो भाई शेर से डरना है, जब शेर सामने आएगा तो फियर ही आएगा ना। चुड़ैल जब सामने आएगी तो प्यार तो नहीं आएगा, चुड़ैल का नाम सुन के ही डर लगेगा, है ना। तो इसी तरीके के चीज जो होते हैं वो सोशल कॉन्टेक्स्ट में आते हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग चलते हैं और कुछ की पॉइंट्स को देखते हैं। कुछ की पॉइंट्स क्या है कि अप्रेजल क्या होता है, एक्शन टेंडेंसी क्या होता है और इमोशन क्या होता है। ठीक है, जरा सा एक बार इसको देखते हैं। अप्रेजल का मतलब होता है इमोशन स्टार्ट विथ हाउ वी एक्सेस ए सिचुएशन एज पॉजिटिव और निगेटिव। हमारा इमोशन स्टार्ट होता है विथ किसके साथ, हाउ वी एक्सेस ए सिचुएशन। हम एक सिचुएशन को किस तरीके से एक्सेस किए एज ए पॉजिटिव और निगेटिव, पॉजिटिवली और निगेटिवली। हमें उससे डरना है या फिर नहीं डरना है, प्यार करना है या फिर नहीं करना है, दुख में जाना है या फिर नहीं जाना है। ओके, नेक्स्ट है एक्शन टेंडेंसी। एक्शन टेंडेंसी क्या होता है, दिस अप्रेजल लीड्स टू रेडीनेस टू एक्ट। जो ये अप्रेजल होगा, ओके, अप्रेजल मींस हम लोग जब मूल्यांकन कर लेंगे कि दिस इज पॉजिटिव और निगेटिव, उसके हिसाब से हम लोग रेडीनेस रहेंगे एक्ट के लिए। ठीक है, हमें क्या एक्ट लेना है उसके लिए तैयार रहेंगे। अप्रोच और अवॉइड, हमें अप्रोच करना है उस चीज को या फिर बच के निकलना है, खिसक लेना है। ओके, उसके बाद होता है इमोशन। उसके बाद क्या होता है, इमोशन। द एक्शन टेंडेंसी रिजल्ट इन द इमोशन एक्सपीरियंस। और उसी तरीके के एक्शन टेंडेंसी के हिसाब से जो रिजल्ट होगा वो इमोशनल एक्सपीरियंस होगा। अगर डरावना होगा तो डरेंगे और मस्त होगा तो जॉयफुल हो जाएंगे। ओके, तो यहां तक जो है हम लोगों ने सभी तरीके के थ्योरी जो इमोशन के थे उसको कंप्लीट किया। सभी तरीके का तो नहीं कर सकते, जो हमारे सिलेबस में है, जितना हमको पढ़ना है उस सभी को कंप्लीट किया, समझा, जाना। ठीक है,
तुमको कितना समझ में आया, क्या समझ में नहीं आया, उसको नीचे कमेंट करना है। कमेंट जरूर करना है, इससे हमको मोटिवेशन मिलता है, क्योंकि पीपीटी बनाने में बहुत सारा मेहनत लगता है। ओके, वीडियो को लाइक जरूर करो, शेयर करो अपने वैसे दोस्तों को जिसको साइकोलॉजी समझ में नहीं आता है। ओके, और सब्सक्राइब करो चैनल को। थैंक यू।